नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। लोकसभा चुनावों के नतीजों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीखी टिप्पणी सामने आई है। मोहन भागवत ने भी बयान दिया है। हालांकि उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बड़ी बातें कह गए। आरएसएस ने कहा कि लोकसभा चुनावों के ये नतीजे बीजेपी के अति उत्साह कार्यकर्ता और नेताओं के लिए एक रियलिटी चेक है, जो अपनी ही दुनिया में मग्न थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की चकाचौंध में डूबे हुए थे। इस तरह इन तक आमजन की आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। आपको बता दें कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में शारदा लेखक हैं। उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता इतने अपने मद में चूर थे कि उन्हें रियलिटी का अंदाजा नहीं हो पाया, जमीन पे क्या चल रहा है उसका अंदाजा नहीं हो पाया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी की फील्ड वर्कर नहीं है। इसी तरह उन्होंने कई बातें कही, लेकिन इस चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले मोहन भागवत की वो टिप्पणी आपको सुना देते हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो प्राथमिकता देते हुए इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। मणिपुर के मुद्दे पर मोहन भागवत ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव बीत चुके हैं, सरकार का भी गठन हो चुका है, अब चर्चा मणिपुर पर होनी चाहिए। इस बयान पर कई राजनीतिक लोगों की भी टिप्पणियां आना शुरू हो चुकी है। और इस बयान के ठीक 20 घंटे बाद एक पत्र आता है जो ऑर्गेनाइजर है, जो बीजेपी का मुख्य पत्र है। उसमें कई अहम बातें कही जाती हैं। इसमें यह साफ तौर पर नजर आता है कि आरएसएस बीजेपी से बेहद खफा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नीरज त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, जो भाजपा की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही अवधेश जी है, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है। अवनीश सलूजा जी हैं, जो कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीरज जी, हमने बाइट भी सुनाई और आपने भी सुनी होगी कि मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मणिपुर का मुद्दा उन्होंने उठाया कि जिसको इतने दिन से इग्नोर किया जा रहा है, आपसी समन्वय बना करके इस मुद्दे पर विचार करना होगा। जी सौम्या जी, जय श्री राम, और आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता को जय श्री राम। अभी जैसा कि आपने बताया और माननीय आदरणीय भागवत जी ने अपनी जो बातें कही, उन्होंने साफ साफ कहा, हमारे मित्र साथियों ने भी सुना कि उन्होंने कहा मणिपुर की 1 साल से शांति की राह देख रहा है, उससे पहले 10 साल शांत रहा। ये शब्द, इन शब्दों पे गौर करने वाली बात है। इससे पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा। पिछले 10 सालों में इन्होंने कहा, मोहन भागवत जी ने, कि पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लग रहा है। और अचानक जो कलह वहां पर उपजा गया या उपजाया गया, इस पर गौर देने वाली बात है। वो कह क्या रहे? अचानक जो कलह वहां पे उपजा या उपजाया गया, उसे प्राथमिकता से देखना चाहिए। हम सबको उस पर विचार करना चाहिए। गंभीर चर्चा उन्होंने इस बात को रखी है। पिछले 10 साल अगर वो शांत रहा, उससे पहले उसको गन कल्चर कह रहे हैं माननीय मोहन भागवत जी। ये संघ प्रमुख है, संचालक है, हम सबके आदरणीय हमारे गार्जियन है, और हम लोग भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक को अपना गार्जियन मान के चलते हैं। और इनकी इस बात, नीरज जी, आपने पूरे बयान को बहुत ध्यान से सुना है। आपने हर उस शब्द को पकड़ा जो भी उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने एक चीज और ऐड की कि इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस पर ध्यान कौन देगा? नहीं, जाहिर है सरकार ध्यान देगी। हालांकि उन्होंने एक बात और कही कि हम विरोधी पक्ष नहीं कहते। इन्होंने जो अपोजिशन कहा, हम विरोधी पक्ष नहीं कहते, हम प्रतिपक्ष कहना चाहिए इनको। बिल्कुल देखिए नीरज जी, इतने सेंसिटिव मुद्दे को नजरअंदाज किया गया, कहीं ना कहीं इस पर बात नहीं की गई या बात करने से बचा गया। हालांकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को चुनाव में भी उसने उठाया और पहले भी उठाता रहा, लेकिन इस मुद्दे से बचा गया। शायद यही कारण रहा कि आज जैसे ही आपकी सरकार जो है बनती है, उसके बाद मोहन भागवत सामने आते हैं और मणिपुर का मुद्दा उठा देते हैं।
देखिए, वो हमने अभी आपको कहा कि वो हमारे गार्जियन है, और हम लोग चुनाव में कब गए? कम से कम पिछले 6 महीने से सक्रिय चुनाव में है, और 1 साल से लगभग चुनाव के माहौल में हम लोग आ चुके थे। उससे पूर्व 10 साल पूरा शांत वातावरण रहा है मणिपुर में। गन कल्चर भाजपा सरकार ने खत्म किया। हाँ, हम कुछ मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उपजाया गया, ये कौन विरोधी तत्व है? हम उनको ढूंढेंगे, उनको सख्त सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और यहाँ तक कि उनको अंत किया जाएगा उनका। लेकिन अभी हम सरकार में आए हैं, हमारे गार्जियन ने हमसे कहा, हमारे विरोधी पक्ष ने या हमारे प्रतिपक्ष ने हमसे ये नहीं कह पाए, क्योंकि उन्होंने, वो जानते हैं। अच्छा, गार्जियन की ये जिम्मेदारी भी, कर्तव्य भी कि अपने बच्चों को, अपने अनुजों को समझाए। उन्होंने समझाया, हम उसको स्वीकार करते हैं, और हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिपक्ष से। उसमें अगर जिसको जो सुझाव देना सुझाव दे अपना, हम लोग उसमें कार्रवाई करके बहुत जल्दी वहां पर शांति का माहौल कायम करेंगे। अवनीश जी, देखिए, मोहन भागवत जी ने कहा कि इस पर आपसी समन्वय बनाने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप लगाना तो देखिए चलता रहता है। जब हम सदन में बैठे हैं तो एक पक्ष है और एक दूसरा विपक्ष है, तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। लेकिन जो देश का सेंसिटिव मुद्दा है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कुछ करने के लिए सबको संगठित होने की जरूरत है। धन्यवाद। जो है, अभी हमारे साथी ने जिस तरीके से बताया, नीरज भाई ने, कि जो है मोहन भागवत जी के बयान को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, तो हम लोगों ने भी बहुत ध्यान से सुना है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि 10 साल पहले लेफ्ट था, बिल्कुल शांति थी मणिपुर में, और मणिपुर को उकसाया गया है या तो कुछ हुआ है। तो क्या हुआ है, मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। मैं, आपको पता है कि मैती और नागा कोकी ये 2 संप्रदाय हैं। दोनों के बीच में 3 मई 2023 को, जो है 23 को, ये विवाद शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा जब कहा गया मैथई समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात आई, जो मणिपुर की सरकार गई कोर्ट में उनको देने के लिए। तो जनजाति कौन लोग थे? जनजाति जो मैथई समाज, वो जो है इसके नागा कुकी समाज के लोग थे। इन लोगों ने 3 मई को इम्फाल में एक रैली निकाली, जहां पर जो है अनंतरित रैली में जो है काफी संख्या में लोग आए, और वहां पे जो है मैथई समाज के लोगों ने हमला किया, उनको मारा। वहां से ये पूरी घटनाक्रम शुरू हुआ। करीब आज 1.5-1.25 साल हो रहे हैं इस घटना को लगातार होते हुए। जब मणिपुर जल रहा था, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी गए, तमाम लोगों जो है सदन में ये मुद्दा उठाने की कोशिश की, तब प्रधानमंत्री जी के मुंह से मणिपुर का मां नहीं निकला, ना सदन में कोई चर्चा हुई। आज जो है मोहन भागवत जी कहते हैं कि सबको सहमति के साथ जो है होना चाहिए। कौन सी सहमति की बात कर रहे हैं? जब विपक्ष जो है कोई बात जो है सरकार को बताना चाहता है, या देश में किसी प्रकार की कोई घटना हो रही है उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तो उनको सदन से बाहर कर दिया जाता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उनको चर्चा में भाग नहीं लेने दिया जाता है। तो कौन सी सहमति की बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं? दूसरी चीज, मोहन भागवत जी ने खुद अपने भाषण में कहा, जो भी आपने सुनाया है, कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चुनाव में तमाम झूठ भ्रम फैलाए गए हैं। वो झूठ भ्रम के बारे में सभी को पता है। तो जब मणिपुर पे कोई सरकार का जेपीसी गया नहीं, कोई सरकार ने किसी दल को भेजा नहीं, किसी संगठन को भेजा नहीं, शांति की कोई के लिए कोई काम नहीं हुआ, वहां के लोग कहते रहे, नागा कुकी लोग, कि हमें आप अलग से सुरक्षा मुहैया करा दीजिए। क्योंकि 60 विधानसभा वाली मणिपुर में 40 जो है विधायक हैं वो मैथई समाज के हैं, तो उनका जनाधार कम है। तो उनका कहना था कि हमें अलग से सुरक्षा दिए। भारत सरकार ने अलग से सुरक्षा की बात नकार दी। तो कहां से शांति की बात है? आज तो मोहन भागवत जी, जब पूरा मणिपुर जल चुका है, फिर दोबारा जलने लगा है, तब मोहन भागवत जी के मुंह से निकला है कि मणिपुर की शांति होनी चाहिए, और वो खुद कह रहे हैं कि 1 साल से इंतजार कर रहे हैं लोग। तो सरकार इस पर सोचने का समय है, एक्शन का समय है ना। वो प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो हमेशा एक्शन मूड में रहता हूं, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं मणिपुर से? अवधेश जी, देखिए, पूरा बयान सुना और आपने नीरज जी का भी पक्ष सुना और अवनीश जी का भी पक्ष सुना। उसको लेते आप क्या कहना चाहते हैं कि जो ये मुद्दा मोहन भागवत ने मणिपुर का उठाया है, ये सिर्फ बीजेपी को कहीं ना कहीं ये जताने के लिए दिखाया है, या बीजेपी को पॉइंट आउट किया, या वाकई में उनका ये बहुत बड़ा एक चिंता है मणिपुर को लेकर के, और जो उन्होंने संगठित होने की बात कही है,
या तो आप लोग सिर्फ बयानबाजियां करते रहेंगे या इस पर आगे आकर ये कहेंगे कि सरकार इस पर निर्णय ले और हम सब उनके साथ हैं। देखिए, मोहन भागवत जी का बयान मणिपुर के ऊपर बहुत देर से आया है, जबकि ये मणिपुर की घटना अभी हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया भी कि मैतेई और कुकीज का ये विवाद बहुत गंभीर और कितने दिन से चल रहा है, जहां पर किस तरीके से एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, बहुत बड़ी घटना रही, हमारे हिंदुस्तान में एक शर्मसार कर देने वाली घटना रही। उसके बाद से अभी तक कोई बयान इनका नहीं आया था। अब जब चुनाव में परिणाम पक्ष में नहीं आए हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि आरएसएस का कहीं कहीं से बीजेपी के प्रति उनका समर्थन रहता है। आज उनकी चिंता करना कि बीजेपी के कुछ लोग घमंड में हैं या वहां पर मणिपुर की घटना 1 साल से ऊपर हो गई, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो सवाल है इस पर ध्यान देगा कौन, अब इस काम को करेगा कौन? क्योंकि बीजेपी के लोग तो आज भी अभी, अब देखा आपने क्या परिवर्तन हुआ। पहले होता था कि मोदी 1 मोदी 2, अब कहा जा रहा है NDA 3। तो एक झटका जो पूरे हिंदुस्तान ने उनको दिया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लग रहा है कि हम ये कहेंगे कि इस गैप को पाटने के लिए हम कहेंगे बयान है, किस तरीके से इनको आगाह करने का प्रयास किया जा रहा है, आखिर उनका एक्शन क्या है। उसके पीछे कई सरकारें ऐसी हैं, कभी आरएसएस चाले वो सरकारें गिर जाएंगी, तो इनका एक्शन क्या है? एक्शन तो कुछ नहीं है। एक सिर्फ उस गैप को पाटने के लिए आरएसएस की तरफ से बुलवा करके और उसको पाटने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इन लोगों की नीयत में कहीं से भी साफ नहीं है। इसलिए आज देश, अभी देखिए बंगाल को किस तरीके से संदेश खाली घटना को लेकर के आसान करने का प्रयास किया गया, आरक्षण के मुद्दे को छेड़ के किस तरीके से मणिपुर को आसान करने का काम किया गया। अभी चुनाव के परिणाम आने के बाद आपने देखा होगा यूपी में एक वीडियो वायरल हुआ, किस तरीके से एक हिंदू समाज के व्यक्ति ने अपने आप को मुस्लिम बना करके वो वीडियो वायरल किया, समाज में आग लगाने का काम किया। मतलब इतना बड़ा झटका खाने के बाद, अयोध्या में और उसके अगल बगल की सारी सीटें हारने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही घमंड में चूर रहेगी और इसी तरीके से समाज में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम काम करके तो काम तो किया नहीं, तो वोट तो मिलना नहीं है, तो ये लोग समाज में भेदभाव करके हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं, जिसको जनता बार बार नकार रही है। और आने वाले समय में अगर ये नहीं चेते तो इनको पूरे हिंदुस्तान से इनको खाली हाथ रहेंगे और निश्चित तौर पर जनता ने एक धक्का दिया है, आने वाले समय पूरा धक्का देंगे, इनको सत्ता से बाहर कर देंगे। जी नीरज जी, अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि जब आरएसएस नाराज है इसलिए मणिपुर याद आ गया, वरना अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था तो मणिपुर की चर्चा कहीं नहीं थी। और साथ ही साथ इससे जुड़ा एक लेख आया है, उसको भी थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी, जहां पे आरएसएस ने अपने माउथपीस ऑर्गेनाइजर में ये टिप्पणी भी की है कि बीजेपी की फील्ड फोर्स आरएसएस नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हमारे अनुभवी स्वयंसेवकों को नजरअंदाज किया भाजपा ने, और जिन्होंने सोशल मीडिया के इस दौर में फेम की लालसा के बिना अथक परिश्रम किया, उनको आप लोगों ने नजरअंदाज किया, इसलिए इस तरीके के नतीजे आए हैं। नहीं, हमने भाजपा ने कहीं उनको नजरअंदाज नहीं किया है। अगर संघ के कुछ ऐसे व्यक्ति जो भाजपा में नहीं जुड़े हैं, केवल संघ में सेवा कर रहे हैं, हम लोग संघ से हमेशा जुड़े रहे हैं, बाल संघ जी में भी है, लेकिन संघ का जो व्यक्ति होता है बिल्कुल बिना किसी लाभ हानि के कार्य करता है, अपनी सेवा देता है। रही बात अभी जो कांग्रेस के हमारे मित्र ने कही, उसका जवाब श्वेता जी, सौम्या जी में देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि एक किसी तबके पे हमला हुआ, तब से सदन में, तब से वहां पे ये सब झगड़ा बवाल हो रहा है। दूसरी बात कही कि 10 वर्षों पूर्व मामला सही था, ऐसा इन्होंने कहा है हमारे भागवत जी ने। नहीं, भागवत जी ने ये नहीं कहा, भागवत जी ने साफ साफ कहा है, उनके शब्द ये है कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, उससे पहले 10 साल, मतलब पिछले वर्ष से पहले भी 10 साल शांत रहा। और इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है, उसको भी आप लोग गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। भागवत जी ने कहा है कि 10 वर्षों में आर्थिक स्थिति, सामरिक स्थिति, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, ज्ञान विज्ञान कला में हमने विश्व के सामने झंडे गाड़े हैं, तमाम उन्होंने बड़ाइयां की हमारी सरकार की कामों की, उस पर नहीं ध्यान दे रहा है। हाँ, 1 साल में मान लीजिए, हम बार बार कह रहे हैं गार्जियन, हम अगर हमारी वजह से हमारी सरकार है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है वहां शांति व्यवस्था बनाए रखें, भले उसका कारण ये लोग हो या कोई भी हो, तो हम उसमें करेंगे। हमने अगर गलती की है, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, या अगर मैं इसको मानता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि उन्होंने हमें सीधे सीधे डांटा है,
तो हम उसको स्वीकार करते हैं, वहां पे हम नीरज जी, कायम करें। नीरज जी, आप 10 साल की अपनी उपलब्धियों को तो देखिए चिल्ला चिल्ला कर हर मंच से आप लोग बखान करते रहते हैं और हमें याद भी हो गए वो सारे पॉइंट। लेकिन अगर आज हम कश्मीर की चर्चा कर लें तो कश्मीर को नजरअंदाज किया गया, इसीलिए आप चाहे वहां पर लाख फोर्स लगा दीजिए, चाहे वहां पर धारा 370 हटा दीजिए, नतीजे क्या है? अभी वैष्णो देवी जाने वाली बस को आतंकियों ने भूंज दिया, वहां पर इतने लोगों की मौत हो गई। उसके बाद आज आप जब इस मुद्दे को लेकर के 10 साल अपने गिना रहे हैं, जहां 1 साल से लगातार मणिपुर धू धू कर जल रहा है, वहां पर महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वहां पर कोई जाने से डर रहा है, वो आप कितने पीछे चला गया वो राज्य? आप इसकी कल्पना कर रहे हैं, इस पर चिंतन कर रहे हैं और आप कुछ भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। मैं बता रहा हूं कितने पीछे चला गया। पहले जब से 370 जब तक नहीं हटा था, 12%, 13%, मैक्सिमम 17% वोट परसेंट गया है वहां पर। लेकिन जब हमारा 370 हमने हटाया, वहां की जनता में डर समाप्त हुआ है, वहां की जनता तो सर आपको वहां पे भी टाइम लग रहा है ना, क्योंकि पहले ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए अब आपको बहुत टाइम लग रहा है वहां पर। सौम्या जी बात कंप्लीट होने दीजिए प्लीज जी। बहुत समय कहाँ लगा? 370 हटने के बाद 40% अगर वोट पड़ा है तो लोगों में डर घटा है ना, बिल्कुल घटा है। 17% से 40% हमारा पहली बार में 370 हटने के बाद पहला लोकसभा चुनाव। इसके बाद इन्होंने एक बात और कही, हमारे माननीय कांग्रेस के जो अवनीश जी हैं, इन्होंने कहा कि राहुल जी ने मुद्दा उठाने का प्रयास किया सदन में। आपसे बहुत ही सम्मान से मैं पूछना चाह रहा हूं कि राहुल जी का आप अटेंडेंस देखिएगा पिछले 5 सालों में सदन का, कितने बार वो सदन गए हैं? मणिपुर के अलावा कितने मुद्दे उन्होंने अपने राज्य, अपने वायनाड के उठाए और कितने अपने विकास के लिए उठाए अपने क्षेत्र के? रही बात सफर की, अभी हमारे जो साथी मित्र कह रहे हैं उनका भी जवाब देने दीजिएगा सौम्या जी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग घमंड में है। आप देखिए, चुनाव के रिजल्ट आने से पहले आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी चले गए भगवान की शरण में। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया, आपने कहा प्रवक्ता ने कहा कि आप हार गए। अरे हम सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी, तब भी आपके पूरे इंडिया गठबंधन को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा 340 सीटें मिली भाजपा के लिए, आप कहते हैं हम हार गए। सर 400 पार का आपका नारा था, इस वजह से लोगों को कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है ना कि आप बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाई। आपने 400 पार का नारा दिया था। नहीं, बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाई, हमारे कुछ नेता हारे हैं, उसमें जहां जो कमियां रही है ग्राउंड को हम खत्म करेंगे। लेकिन हम एनडीए को, इलेक्शन से पहले हमारे जो एनडीए था, इलेक्शन के बाद भी वही एनडीए है, एनडीए पूरे बहुमत में आया है। रही बात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की, तो वो भाजपा है। हम हारे कहां से हैं? अरे इनके जो भागवत जी की जो बातें हैं कि घमंड में चोर मत होइए, जो 99 का आंकड़ा 100 के अंक नहीं छू पाए, 3 अंकों में नहीं आ पाई, घमंड इनको है। ये आज गए दोनों बहन भाई, हम इनका भी, क्योंकि राहुल जी की तरह हम नहीं है जो मोदी कहते कभी समीरों में चला गया, कहीं यहाँ घुस गया, जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। राहुल जी और उनकी बहन दोनों लोग अभी रायबरेली क्षेत्र गई है और शायद वायनाड भी जाएंगी। अब उनको याद आ रहा है जब इतनी बड़ी हार के बाद, काफी दिन बाद जब उन्होंने रायबरेली जीती है। आप अगर लगे रहिए आप जीतिए ना, अपना बताइए, भाजपा को मत सिखाइए। भाजपा 2 नेताओं से, 2 सदन में 2 व्यक्तियों से लेकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके तीसरी बार सरकार बना रही है। नेहरू जी के बाद रिकॉर्ड बना के तीसरी बार सरकार बना रही है, आप कहते हैं हम हार गए। अरे आप लोग गांव कुछ करते हैं, आपकी जो सरकार है पूरे देश में दंगा हुआ, आप सिखों को और हिंदुओं को लड़ाने का प्रयास किया गया कांग्रेस के द्वारा। आप हमसे कहते हैं कि हम मणिपुर की घटना संभालें। हमारा कश्मीर आस्थान है, कश्मीर में आज एक बौखला के पाकिस्तान ने कोई घटना कराई है, उसके क्लियर हो गया किसने कराई, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप बताइए, आपके जगह जगह आतंकी घटनाएं, कभी दिल्ली में, कभी कानपुर में, कभी कचहरी में, कभी एयरपोर्ट पर, उसको हम भूल गए। हाँ, 1-2 घटनाएं हो रही, बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है, हम उस पर काम कर रहे हैं और सफल होंगे। तो मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं? ये नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जैसे कि इनकी सरकारों में कत्लेआम हुआ करता था, जगह जगह आतंकी घटनाएं होती थी। आज कोई आतंकी घटना हुई है सरकार बनने के अगले ही दिन, उसपे वो गलती हुई है, गलत हुआ है, वो उसपे हम कार्रवाई करेंगे और पकड़ेंगे उसे, पता चल गया किस संगठन ने कराया है। और जो लोग वहां पे घरेलू लोग, क्षेत्रीय जनता जो उनका समर्थन कर रही है, उसमें सुराग मिले, तुरंत कार्रवाई इसमें होगी, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अवनीश जी देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, क्योंकि जब उन्होंने सदन में बहुत अगर उनके अटेंडेंस पे ध्यान दिया जाए तो वो सदन में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। उन्होंने अपने जहां से वायनाड से वो चुनाव जीते वहां के कोई मुद्दे नहीं उठाए। वो मैनपुरी के क्या मुद्दे, माफ कीजिएगा, मणिपुर के क्या मुद्दे उठाएंगे। और आज भी जब मणिपुर पर चर्चा हो रही है तो सिर्फ विपक्ष राजनीति करने का काम कर रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है मणिपुर की। अब तरस आता है अपने साथी के ऊपर कि जो है पूरा होमवर्क करके नहीं आए हैं,
राहुल जी ने पिछले 5 सालों में वायनाड के जब से सांसद हुए 32 बार जो है उन्होंने सदन में 5 सालों में केरल स्तंभ और वायनाड का मिला के मुद्दे उठाए सदन में और चिट्ठियां लिखी। केवल सदन की बात कर रहा हूं, और अलग किन किन मंत्रालयों को लिखी, क्या लिखी, इसका तो जानकारी नहीं है। आप अटेंडेंस बता दीजिए माननीय भाई साहब, अटेंडेंस बता दीजिए आप उनसे सदन में उपस्थिति कितनी रही। आपकी स्थिति वही है भाजपा वाली की बीच में उंगली करना। जब हम बोल लेंगे तब आप बोल लीजिएगा, नहीं हम बोल लेंगे तब आप बोलिएगा, या पहले आप बोलते रहिए। अभी 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 हमारी बात खत्म हो गई, जो आपके सवाल का जवाब नहीं दिया हमने। मोदी जी का अटेंडेंस बता दें कितनी बार मणिपुर का जवाब देने आए वो। ये मोदी जी का अटेंडेंस बताता है कि कितनी बार जवाब देना है उसके अंदर मणिपुर। नीरज जी यही बता दीजिए, वेट करिए, आपका टर्न फिर से आएगा, प्लीज उन्हें कंप्लीट कर जी। अवनीश जी आप कंप्लीट करिए। अभी भी घमंड में चल रहे हैं, घमंड भी नहीं खत्म हुआ। नहीं आप उपस्थिति बताइए ना। कांग्रेस नेहरू जी से बराबरी करते हैं। नेहरू जी की सरकार 3 बार फुल प्लेस बनी, 400 पार की बात करते थे। 400 की बात तो पता थी, लेकिन 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया पुलवामा का आज तक नहीं बता पाए। नेहरू जी के समय में कांग्रेस अकेली पार्टी थी। और उसके अगर आप अकेली पे आएंगे तो उससे अगर आपको ये करना है तो मैं अगर इस टाइप के लोगों को बुलाती हैं आप सौम्या जी, तो मुझे न बुलाया करिए। जब लगातार ये बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला, और जैसे ही मैंने बोला जी अवनीश जी आप कंप्लीट करिए। नीरज जी प्लीज देखिए, जब वो अपनी बात कंप्लीट कर ले तो अब आप आराम से, आपको पूरा मौका मिलेगा, अभी हमारे पास बहुत समय है। जी अवनीश जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। सौम्या जी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, खाली केवल ये लास्ट में पूछ लीजिएगा उपस्थिति कितनी रही है, पूछ लीजिएगा सदन में। आप मोदी जी की उपस्थिति बता दीजिए, मोदी जी की उपस्थिति बता दीजिए। 100% है, आप देख लीजिए। जब देखिए इतना बड़ा झूठ बोलने पर तैयार बैठे हैं सामने मीडिया पे चैनल से, तो आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं कि जो जाति झूठ जो अभी मोहन भागवत ने कहा है, मोहन के भागवत के बाद में झूठ अगर बोलना बंद कर देते तो शायद परिणाम कुछ और होते। अगर ये जनता का मिजाज समझ जाते कि जनता कितना क्रोध में है, अरे शर्म आनी चाहिए। जहां पे आप 6.5 लाख करीब वोटों से जीते थे, वहां 1,52,000 से जीते हैं। अजय राय जी को 4,60,000 मिला हुआ है 6 लाख में। आप अंदाजा लगाइए कहां से कहां पहुंच गए हैं। लेकिन घमंड आपका यूं रस्सी जल गई, ऐसा नहीं गई। जिस नीतीश के लिए कहते थे कि दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया भारतीय जनता पार्टी में, नायडू को कभी घुसने नहीं देंगे, आज उसी से गलबैया मिला के बता रहे हैं कि पहले कहते थे मोदी सरकार, अब कहते हैं एनडीए सरकार। अब कह के दिखाओ मोदी सरकार, जब 400 पार मोदी सरकार, अब कह के देखिए मोदी सरकार। अरे कहो ना, आपको अब तो मोदी जी ने पहला ट्वीट जब किया है तो लिखा है कि एनडीए सरकार तीसरी बार, वरना 2 बार के ट्वीट देखिए हमारे पास हैं। वो ट्वीट में लिखते हैं मोदी सरकार। गारंटी में 47 जगह मोदी जी की फोटो थी, जो उनके जो मुखपत्र जो आया था गारंटी मैनिफेस्टो। अब मोदी जी वहां से हट गए, अब एनडीए आ गया। अब अभी आप मणिपुर की बात कर रहे थे, आप कश्मीर पहुंच गए। जब झूठ बोलने का ठेका ले रखा, 370 की धारा में संशोधन हुआ है कि 370 धारा हट गई। 370 तो हिमाचल में भी है, 370 तो अरुणाचल में भी है, तो आप बता रहे हो 370 की धारा हट गई। अरे उससे पहले 7 बार जो है कांग्रेस ने उस धारा में संशोधन किया है। एक बार आपने संशोधन कर लिया, लेकिन आपने परसेप्शन बनाया, आर्मी लगाई, ये लगाया कि हम बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। धारा 370 तो हटा के तो दिखा, हटाइए तो तब बात करिए। क्यों झूठ बोलते हैं? वो भी आज चैनल आके वो एंकर है, जितने लोग बैठे पढ़े लिखे बैठे हैं, वो निकाल के बता दीजिए कि 370 हट गई। झूठ पहले बात बोलना बंद करिए। लगा जनता समझ चुकी है, मंगलसूत्र मुजरा पता नहीं कहां कहां पहुंच गए, और आज आते हो डिबेट करने इस यहाँ पे कि नहीं जा। अरे काहे के लिए झूठ बोलते हो भाई? अरे नॉर्मल आसानी से एक मणिपुर एक संवेदनशील चर्चा थी, इतना बढ़िया चैनल है, एक लोग जहां पे लोग पीड़ित हैं उसकी बहस के लिए बुलाया है कि कुछ उसका कंक्लूजन निकले जिससे हम लोग की बात चैनल आगे पहुंचा सके। आप गलत झूठ पे आ गए, कभी ये बता रहे कभी वो बता रहे, क्या फायदा है भाई? आप पढ़े लिखे थे, टेक्निकल तरीके से बताइए। अच्छा मणिपुर का आप बड़ी जानकारी है, मणिपुर का भारत में विलय कब हुआ बताइए? बताइए मणिपुर का भारत में विलय कब हुआ? तुम समझिए आप मणिपुर पे बहस कर रहे हैं। बोले जी 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 नीरज जी नहीं, ये देखिए बौखलाहट देखिए आप, हारा कौन है जीता कौन है आपको साफ दिख रही है। हम सरकार में मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे अभी सब कुछ नहीं। आपके पहले मणिपुर भारत में विलय कब, मणिपुर में भारत में विलय कब हुआ बताइए? मणिपुर का भारत में विलय हुआ, मणिपुर में जो अशांति फैलाई मणिपुर का भारत में विलय कब हुआ?
जो हमारे मोहन भागवत जी ने पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। आप ये बताइए उपस्थिति कितनी थी कांग्रेस में राहुल की? सदन में है? उपस्थिति कितनी रही? उपस्थिति अरे कितनी? मोदी जी की उपस्थिति बताइए ना। पहले पूछे मणिपुर पर है। अच्छा एक चीज बताइए, हम नीरज भाई आपसे बहस कर रहे हैं, ये चैनल ने मणिपुर पे बुलाया है कि राहुल जी की उपस्थिति बुलाया? रोमिया जी तय करिए। अब एक चीज रोमिया जी बताइए, मणिपुर पे आपसे बहस करने के लिए बुलाया है कि इनका राहुल जी और सर मोदी जी की उपस्थिति देखिए, बुलाया है? आप सभी से एक बहुत निवेदन है, क्योंकि मणिपुर एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और आज इनको नहीं समझ में आ रहा। जब इतने समय के इनको बाद नहीं इस समझ में- टॉपिक को फिर से उठाया गया तो इसी पर हम चर्चा करें तो बेहतर होगा। मणिपुर का नेताजी मां नहीं जानते हैं और मणिपुर पे बहस करने आ गए, कश्मीर, कन्याकुमारी और सारी चीजों पे आ गए हैं, लेकिन मणिपुर पे बात नहीं कर रहे हैं। मोहन भागवत जी की उतनी लाइन को छोड़ तो क्या कुछ नहीं पता है इनसे? आप बात कराइए इनसे मणिपुर पे, उसके बाद नहीं डिबेट रख लीजिए इनसे, राहुल जी हो जिस पे रखना हो। बताइए मणिपुर का कब विलय हुआ? मणिपुर की जनसंख्या कितनी है? आप नहीं बता पाएंगे कितनी उपस्थिति रही, वो नहीं बता पाएंगे ना। देखिए वही जा रहे हैं। अरे आप मोदी जी की उपस्थिति बताइए, क्या आपने कैसे लोग बुला लिए? जो पढ़े लिखे होते नहीं, कहाँ बुला लेते हैं आप? कहाँ से ऐसे लोग बुलाते हैं? आपने कितनी पढ़ाई की? हमको हमको लिखा ओरिजिनल डिग्री है और वो भी नेट पे पढ़ी हुई है, फर्जी वाली नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फर्जी वाली डिग्री नहीं है, जो समझे, जो इंटायर साइंस वाली नहीं है। एमएससी मैथ से हूँ और ऑनलाइन में मेरे जो है ट्विटर पे तो फेसबुक सब पे जाइए, चेक कर लीजिए। सर देखिए, आप लोग जी इस डिबेट को अपनी प्रेस्टीज की लड़ाई ना बनाए प्लीज। अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए अवधेश जी, नीरज त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि आज हमारी सरकार बनी है, उसके बाद भी विपक्ष इतना क्यों उछल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भी हम 200 के ऊपर है, 240 के करीब बीजेपी है और पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है और कांग्रेस अभी भी 99 पर अटकी हुई है और आप लोग इतने अलायंस मिलने के बाद भी बीजेपी के आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि इनकी सरकार बनी है। पहली बात तो इनकी सरकार नहीं बनी है, अब खुद ही इन्होंने स्वीकार कर लिया कि एनडीए की सरकार बनी है। दूसरा, जब इनका नारा था कि बीजेपी अकेले 370 पार और एनडीए 400 पार, ये दोनों नारे इनके फ्लॉप हो गए और अब ये कहते हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। जब इनका गाड़ियां चल रही थी गांव गांव में, इनके एलईडी स्क्रीन पर भाषण दिए जा रहे थे, तो उसमें कहा जा रहा था कि मोदी की गारंटी, ना बीजेपी की गारंटी थी ना एनडीए की गारंटी थी। वो गारंटी किसकी थी? मोदी की गारंटी थी। अब ये बताइए, जो मोदी की गारंटी पर भरोसा करके बनारस की जनता ने उनको 6 लाख से ऊपर मतों से जिताया था, अब इस बार उनको 4-5 लाख मत नीचे ले आ दिया, इसका मतलब उनकी गारंटी पे भरोसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, इतना बड़ा राज्य जहां 80 लोकसभा की सीट है, उनको 50% से नीचे ला दिया, इसका मतलब लोगों ने मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं किया। देखिए, ये कई, अगर इनकी ईडी सीबीआई नहीं रही होती ना, आज जो इनकी सरकार भी बनी है, 240 सीट जो बनी है, आई है ना इनके पास, 100 सीट इसमें इनको ईडी और सीबीआई ने दिलाया है। ये भरोसा कर बताइए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को इन लोगों ने, सभी हमारे पार्टी के 5-6 विधायकों को इन्होंने डरा धमका करके अपनी तरफ ले, सबके सब हार गए लोग। जब जनता का रोष चलता है ना, तो बड़े बड़े लोगों के अपने गारंटियां सब फेल कर जाती हैं। बिल्कुल अवधेश जी, जो नतीजे आए हैं वो हम सबके सामने है, लेकिन आज जो हमारी चर्चा है वो मणिपुर और मोहन भागवत के बयान को लेकर के भी है। तो उन्होंने अपने इस बयान में एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगी। उन्होंने एक और बात कही कि पक्ष और विपक्ष को शब्दों की मर्यादा को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने शब्दावली पर टिप्पणी की, जिस तरीके की हमने शब्दावली इस पूरे चुनावों में देखी, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो इंडिया अलायंस की तरफ से हो, बड़े बड़े नेताओं ने अपने पद को भूलते हुए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जो एक देश में, एक लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए था। उन्होंने साथ ही साथ ये भी किया कि एक पक्ष और विपक्ष की भूमिका को याद रखना चाहिए, कोई यहां पर एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। सौम्या जी, अगर आप अभी चुनाव के सभी के भाषणों को निकाल के देख लीजिए, तो जिस स्तर की भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री ने किया, ये हम लोग को शर्म आती थी जब उस तरह की भाषा। आप बताइए, किसी देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि आपके पास 2 भैंस हो तो एक भैंस खोल ले जाएंगे, आपके पास 2 मोटरसाइकिल होगी तो एक मोटरसाइकिल लेकर के चले जाएंगे, आपके पत्नियों के मंगलसूत्र बिकवा देंगे। ये एक देश के प्राइम मिनिस्टर की भाषा नहीं होती है। एक देश का प्राइम मिनिस्टर अपने 10 साल के कामकाज के ब्यूरो, अपना लेखा जोखा रखता है, ब्यौरा रखता है और उसके आधार पर वो अपने आप को वोट की अपील करता है। लेकिन उन्होंने पूरे के पूरे चुनाव को
दूसरी दिशा देने का काम किया। हिंदू मुसलमान मतलब कोई स्तर नहीं छोड़ा। बीच में इस बार तो जनता आगे आगे चल रही थी। जब ये लोग बोल रहे थे तो जनता ने कहा अभी तक पिक्चर में पाकिस्तान नहीं आया, और जब पाकिस्तान की बात आ गई तो उन्होंने कहा अभी तक एम्बुलेंस नहीं क्रॉस किया। मतलब ऐसा जनता ने मजाक उड़ाया इस देश के प्राइम मिनिस्टर का। ये देश के लिए बिल्कुल। नीरज जी देखिए, बहुत सारे बयान दिए गए हैं, उसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो पार्ट है वो भी, क्योंकि चाहे वो विपक्ष हो, विपक्ष का भी यही कहना है कि आप लोग ने झूठ की पराकाष्ठा पार कर दी। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री से लेकर एक छोटे से कार्यकर्ता तक के मन में एक बहुत ओवर कॉन्फिडेंस देखा गया, जिसका नतीजा हुआ उत्तर प्रदेश में इस तरीके के नतीजे आए। उसी के साथ साथ उन्होंने एक और बात कही कि संसद जो है वो एक दूसरे की बातचीत से चलती है, लेकिन इस बार जो परिणाम आए हैं, जो तस्वीर है वो बहुमत की, यानी कि बहुत सारे मत हैं। तो जब बहुत सारे मत होते हैं तो स्थितियां भी थोड़ी सी विकराल हो जाती हैं। जी सौम्या जी, ऐसा है, मोहन भागवत जी मैं बार बार कह चुका हूं कि हमारे गार्जियन है, उनका जो सजेशन है, सलाह है, हम लोग उस पर पूरा काम करेंगे। रही बात, आप बौखलाहट देखिए विपक्ष की, प्रतिपक्ष की। आप कश्मीर की बात आपने चालू की थी सौम्या जी, अगर आपको याद हो, मणिपुर से आप वहां पे आए थे, वहां पे मेरा एक थोड़ा सा इंटरप्शन है सौम्या जी, अगर इतना कश्मीर सुधर गया था तो 3 सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़े? सिर्फ इसका जवाब इनसे पूछ दीजिएगा। अगर कश्मीर में 370 में जो भी इन्होंने किया वहां पर, अगर उसकी वजह से इनका माहौल इतना अच्छा बन गया था तो इन्होंने वहां कश्मीर के सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों नहीं किया? अच्छा, आज का मुद्दा आप ही लोग सेलेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल, आज का जो मुद्दा है उसी पर जो आप जो कह रहे थे पहले उस बात को कंप्लीट कर लीजिए। सुनना पड़ेगा, आप भी तो मुझे तय कर रहे हो। दूसरा सर, मैंने मणिपुर को कोट करते हुए कश्मीर को मैं लाई थी कि एक छोटा सा उसमें पॉइंट रखा था कि जैसे कश्मीर में हम स्थितियां देखते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारों की गलती थी। इसका खामियाजा जनता को सालों साल भुगतना पड़ा, और आज भी हम देख रहे हैं आतंकवादी हमले वहां पर लगातार जारी है। तो बीजेपी कहती है कि हम वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मणिपुर की भी आज यही स्थिति है और उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, तो वो राज्य कितनी पीछे जा रहा है। अगर इसी तरीके से उसको नजरअंदाज करते रहे तो स्थितियां कैसी होंगी, ये मेरा पॉइंट था। सौम्या जी ऐसा है, देखिए ये दोनों विपक्ष के लोग, प्रतिपक्ष लोग, बात हमारी आपकी चर्चा हो रही, कश्मीर का मुद्दा आपने उठाया, फिर ये कश्मीर पे आ गए और मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट, क्योंकि इनका आधार ही यही है, राजनीति करने का आधार ही यही, कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं, राजनीति होती रहे। मैं आपसे खाली इतना कह रहा हूं कि अवधेश जी की पार्टी कांग्रेस में अच्छा प्रदर्शन की है, कांग्रेस के साथ मिलकर की है। जहां पे हम हारे हैं और आपकी जीत है उसकी आपको बधाई है, उसको हम स्वीकार करते हैं। हमसे जो गलतियां हुई, पार्टी की गलतियां हुई, उस पर हम काम करेंगे और अगली बार देखेगा, अगली बार अच्छे अंतरों से जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे, अच्छे सीटों से जीतेंगे। रही बात आज मणिपुर की घटना है, मणिपुर की घटना पे जो भी मुख्य पत्र में कहा गया, हमारे मुख्य पत्र में, और जो भी हमारे माननीय आरएसएस प्रमुख जी ने कहा, भागवत जी ने कहा, उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे और हम जाके उनसे व्यक्तिगत हमारे नेता मिलेंगे और उनके निर्देशों का पालन करके कार्रवाई की जाएगी। और सरकार अपनी ओर से अलग से, सरकार वही एक्टिव है, सब देख रहे हैं कि आपने सदन में हमारे प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूछी, जिस दिन सरकार, हमने 100% क्यों कहा, सदन में जिस दिन अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी न कहीं जनसेवा में लगे, किसी न कहीं जगह एक्टिव है, कार्य कर रहा है। वो छुट्टी मनाने चले नहीं जाते हार के विदेश में, अमेरिका में, और कहीं जाके उन्होंने इटली नहीं चले जाते और वहां जाके भारत के गणतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की बुराई नहीं करते हैं। आप विदेश में जाके कहते हैं आपके नेता कि हमारे लोकतंत्र आज भारत खतरे में है, और भारत में आपका लोकतंत्र की, अभी तक आप ईवीएम की बात कर रहे थे, छठी वोटिंग में जैसे खत्म समाप्त हुई उसके आप ईवीएम कर रहे, आप तो 99% आपने ईवीएम की चर्चा करना छोड़ दी। अगले चुनावों में फिर कहेंगे ईवीएम करवाना। आपने चुनाव आयुक्त महोदय पे आरोप लगा दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना, आपने हाई कोर्ट को नहीं माना। एक मिनट समझ, बहुत देर तक इनको सुना। आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में गुंडाराज नहीं है, कानून का राज है, एक भी अपराधी बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी अपराध से संलिप्त हो, उसको या तो प्रदेश छोड़ना पड़ेगा और या तो फिर उसको जेल में रहना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वही मणिपुर की घटना में हम लोग ठोस कार्रवाई जरूर करेंगे। ठीक है अवनीश जी, देखिए इस बार जो नाराजगी है आरएसएस की, वो साफ तौर पर मंचों से देखने को मिल रही है, जहां पर मोहन भागवत जो आमतौर पर इस तरीके के बयानबाजियां नहीं करते हैं, वो खुल करके उन्होंने ये बातें कही। और मुखपत्र की भी बातें मैंने आपको बताई कि उसमें भी कई बातें कही गई थी। आरएसएस कहती है कि हम जमीनी स्तर पर बीजेपी के लिए काम नहीं करते, लेकिन हम
समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इस मुख्य पत्र में यह भी बात कही गई कि इस बार हमने गली मोहल्लों से ऊपर उठ के कोई भी समर्थन नहीं दिया बीजेपी को। क्या आरएसएस की निष्क्रियता यानी आरएसएस ने जो बैकफुट लिया कहीं ना कहीं उसका फायदा आप लोगों को मिला? अगर आरएसएस उतनी ही सक्रिय होती तो 2014 और 19 जैसे परिणाम आते? देखिए, चुनाव के पहले ही प्रधानमंत्री को इंटेलिजेंस और इनको भाजपा के लोगों को पता था कि जमीनी हकीकत क्या है, और इसीलिए इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने आप बताया कि अटल जी के टाइम में आरएसएस की जरूरत थी, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो पहले चीज तो उन्होंने आरएसएस को अपने से अलग किया दिखाने के लिए। तो ये सब एक मिली जुली चाल है। जैसे कोई लड़का घर में बदमाशी करे और उसके फिर बड़े लोग बैठ के बतावें कि नहीं इसको मैं डांटूंगा, मारूंगा, सही करूंगा, ये बदमाशी क्यों किया, इसने पड़ोस में क्यों ईटा फेंका। तो अब जब चुनाव निपट गए, हकीकत पता लग गई है कि हकीकत क्या है, तो माइंड जो है, माइंड को डाइवर्ट करने का एक तरीका बनाया है। आरएसएस देखिए शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रही है। आरएसएस अगर समाज सेवी संगठन होता तो जिस तरीके से तमाम एनजीओ के लोग, तमाम पत्रकार लोग अपनी जान पे खेल के, विपक्ष के लोग मणिपुर गए और लोगों से शिविरों में मिले। मैं सौम्या जी बताऊं कि मेरे पास जो व्यक्तिगत जानकारी है, 50,000 लोग, मणिपुर की मात्र 28 लाख आबादी है, 50,000 लोग शिविरों में रह रहे हैं जिनको अपना घर नसीब नहीं है। वहां पे काफी टाइम हो गया, आपको पता है इंटरनेट नहीं चालू है, दुनिया से कटे हुए हैं। वहां पर स्थिति महिलाओं की यह है कि प्रसव जो हो रहा है वो कैंपों में हो रहा है, और अभी जो पता लगा है कि इन 1 सालों में करीब 52 बच्चों की जो डिलीवरी हुई कि वहां पे प्रसव हुआ कैंपों में, उसमें से 42 बच्चों की मृत्यु हो गई। आप सोचिए क्या मतलब 10 बच्चे बचे या 12 बच्चे, कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आरएसएस इतनी सामाजिक संस्था थी तो आरएसएस को जाना चाहिए मणिपुर में, अपने कहते सामाजिक संस्था, इनको अपने लोग को शांति के लिए लगाना चाहिए, अपने लोग को भेजना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये एक परसेप्शन है जो बनाया जा रहा है चुनाव की हार का। चुनाव की जो मोदी जो है मैजिक था खत्म हो गया है। उसके बाद मोदी का जो वर्चस्व, जो ये हिटलर साहिब की जो खत्म हुई है, जो आ गए हैं बैसाखी के ऊपर चंद्रबाबू नायडू और जो है नीतीश कुमार के पहलू में, इस पे बात ना हो, इसलिए मणिपुर बात को डाइवर्ट किया गया है। अगर जिस तरीके से हमारे मित्र ने कहा कि जो भी मोहन भागवत कहेंगे हमारे गार्जियन हैं और हम जो है मणिपुर पे उनकी दिखाए रास्ते पे चलेंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री न बन गए हैं, नई सरकार बन गई है, तीसरी टाइम बने हैं, बधाई है उनको। वो सबसे पहले जो है सदन को मणिपुर पे बुला ले, मणिपुर को पूरे सदन को बुला ले, चर्चा कर ले, और जो सदन तय करे वो कार्रवाई करनी चाहिए। इससे बढ़िया कोई सोल्यूशन हो सकता है? सारे सांसद इस समय दिल्ली में हैं, सब कोई घर ढूंढ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारे 1 दिन की कॉल देनी है, 2 दिन की कॉल देनी है, सब अब आ जाएंगे। और तो हाथ कंगन को आरती क्या, अगर मोहन भागवत की बात मानी जानी है। लेकिन आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जनजाति समाज, SC/ST समाज के बीच की जो लड़ाई है, आप जो है गुरु गोलवरकर की जो है पंचम आप पाठ पढ़िए, उसमें पहले से ही लिखा है इस तरीके की कि जो नीची समाज है, जो गरीब समाज है, जो है आरक्षण का विरोध, ऐसे लोग वहां प्राकृतिक संपदा, पहाड़ों को कब्जा करने के लिए, पूंजीपतियों को वो खदान देने के लिए, पूंजीपतियों को प्राकृतिक संपदा देने के लिए मणिपुर को खत्म किया जा रहा है। वरना कोई भी सरकार ऐसी नहीं है, मोदी सरकार के पास भारत में इतनी ताकत है, जिस दिन चाहेगी 24 घंटे में मणिपुर सही हो जाएगा। लेकिन उसको सही नहीं करना है। मणिपुर के जो आदिवासी हैं, मणिपुर के जो जनजाति लोग हैं, उनको पहाड़ों को खाली कराना है, वहां की खनिज संपदा को अपने मित्रों को देना है, जिससे कि जो आप आज मणिपुर कर रहे हैं, कल से छत्तीसगढ़ भी जलना शुरू हो गया ना। छत्तीसगढ़ पे आ गए भैया, मणिपुर पे रहिए, मणिपुर पे रहिए। तो आप इस तरीके से ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, परसेप्शन बना के सारी चीजें, कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है। एक सिस्टम बनाना है कि बातचीत करिए, माइंड डाइवर्ट करिए। मणिपुर पे गलती हो गई आपसे, मुझे नहीं कहना चाहिए था छत्तीसगढ़, माफी मांगता हूं इसके लिए। लेकिन बात आई तो मैंने निकल गई मुझसे, आगे से ध्यान रखूंगा बड़े भाई। लेकिन मणिपुर पे आपने कहा है मोहन भागवत जी की बात बहुत मानेंगे, तो प्रधानमंत्री जी अगर आपकी सुनती हो, हमारे यहाँ जो सिस्टम होता तो हम कह देते, हमारे यहाँ तो बात पहुंच जाएगी।
आपके कई कार्यकर्ता बताते हैं कि हम वहां तक घुसने नहीं पाते हैं। जो आज मोहन भागवत जी ने कहा है कि जो है कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, कुछ नहीं है, तो कम से कम एक लेटर लिखिए प्रधानमंत्री जी को और यहाँ भी दिखाइए हम लोग को कि मणिपुर पे आप चिंतित हैं, और उनको जो है बोलिए कि तुरंत बुलावे सदन, आपातकालीन सदन बुलावे और मणिपुर पे चर्चा करें। यही तो विपक्ष चाहता है, और क्या चाहता है वहां तय हो जाएगा। बिल्कुल जी अवधेश बताइए जी, भैया। अवधेश जी देखिए, अभी अवनीश जी ने कहा कि मोदी मैजिक जो है वो खत्म हो चुका है, और ये जो आज मणिपुर की चर्चा उठाई गई है ये सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने की बात है। और अगर वाकई में इतनी चिंता थी तो वो पहले क्यों नहीं वहां पर गए, या बीजेपी के लोग वहां पर क्यों नहीं गए, या इस पर पहले भी बातचीत क्यों नहीं की गई। और चलिए अगर नहीं भी की गई तो अब जब इनके प्रमुख ने ऐसी बात कह दी है तो क्या सदन में बिठा करके पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर बातचीत करेगा? निश्चित तौर पर सौम्या जी, मणिपुर अपने देश का अभिन्न अंग है और वहाँ के नागरिक भी अपने लोग हैं, और उनकी जो जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है, और मोदी जी अपने दूसरी सरकार जो अभी सरकार गई है उनकी, उस सरकार में वो मणिपुर का मुंह बोलने को तैयार नहीं थे और उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, जिससे वहां पर जो एक चिंगारी थी वो आग बनती चली गई। अब आज फिर भी अगर वो सचेत होकर के आते हैं और विपक्ष के साथ बैठ करके एक वार्ता करते हैं और एक वहां का समाधान निकलता है और वहां की जनता के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन निकलता है, भारत सरकार बहुत ताकतवर होती है। अगर भारत सरकार चाहे तो मणिपुर इतना बड़ा राज्य नहीं है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां की समस्या का समाधान वहां पर तुरंत निकाला जा सकता है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे देश में कहीं भी किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव ना हो, और मणिपुर की जनता भी जो पीड़ित है उसके साथ भेदभाव ना हो, इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल। नीरज जी, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं आप लोग भारत को, आप कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी के अंडर में भारत विश्व गुरु बनेगा। जहां एक राज्य इस तरीके से धू धू कर जल रहा है, साल भर से ऊपर का वक्त हो गया है, वहां पर जीना मुहाल हो गया है, जैसा कि अभी अवनीश जी ने बताया भी कि किस तरीके की वहां पर परिस्थितियां हैं, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री वहां जाना चाहते थे, उससे पहले ही वहां पर तांडव हो गया कि वो भी नहीं जा पाए, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? सौम्या जी, जैसा अभी अवधेश जी ने कहा, हमारे मित्र हैं, क्योंकि हम लोग संस्कारी व्यक्ति हैं, सब हमारे मित्र हैं। अवधेश जी ने कहा कि मणिपुर के मां पर बोलते नहीं है। आपने अभी की डिबेट में कम से कम 10 बार मणिपुर का मां बोला होगा। हम मणिपुर के मां की बात नहीं करते हैं, पूरे मणिपुर की बात करते हैं, और आप मां पर ही अच्छे हैं। आपने प्रदेश में जितनी सीटें जीती उसकी बधाई है, उनको संभाल लीजिए। मणिपुर को हमारे मोदी जी संभाल लेंगे, परेशान ना होइए, चिंता ना करिए, आप मणिपुर के लिए कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात रही हमारे अवनीश जी ने जो कही, अगर आरएसएस जी के तो चीफ मोहन भागवत जी को कोई भी थोड़ी सी भी कुछ करना चाहते तो आप लोग जाइए, वहां के कार्यकर्ता जाके कुछ काम करें मणिपुर में। लेकिन आरएसएस का कार्यकर्ता, आरएसएस के संगी क्या करते हैं? नीरज जी देखिए, एक तरफ जहां मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हमें आपसी समन्वय बिठा करके इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, वहीं जब शीतकालीन सत्र था तो विपक्ष ने इस मुद्दे को बहुत बार उठाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने कहा कि ये अराजकता कर रहे हैं। आप उस मुद्दे से पीछे हटते रहे और विपक्ष ने वॉकआउट भी किया है कई बार सदन से इसी मुद्दे पर, तो कैसे आप लोग बातचीत करेंगे? सौम्या जी, सदन में जिस मुद्दे को भी विपक्ष ने उठाया, प्रतिपक्ष ने उठाया, हम उस पर चर्चा करने को तैयार रहे। आपने उस मुद्दे को उठाया, शोर किया और वहां सदन से निकल गए। अरे आप सामने बैठ के चर्चा करिए ना, आप क्यों भाग जाते हैं? हम तो सदन में रहते हैं, आप भाग जाते हैं। रही बात आरएसएस के लोगों की, आरएसएस कार्यकर्ताओं की, भागवत जी ने स्वयं कहा कि फ्रेम में काम नहीं करते। मणिपुर में आरएसएस के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, इंटरनल लगे हुए हैं, वहां की सुरक्षा में लगे हुए हैं, देशभक्त है, उन्हें अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। रही बात, आपने कहा कि सभी सांसद दिल्ली में है, एक आम चर्चा बुला लीजिए। सुनी जी ने कहा आपके नेता दिल्ली में नहीं है, इस समय रायबरेली से वायनाड निकल गए कि नहीं निकल गए पता नहीं, वो अभी अपने जहां चुनाव क्षेत्र जीते वहां गए संबोधित करने और समर्थन लेने। दूसरी बात, आपने कहा 24 घंटे के अंदर सरकार में इतनी ताकत है, हमारी सेना में इतनी ताकत है, खत्म कर देंगे, मणिपुर की समस्या खत्म कर देंगे। आपने कितने साल राज किया है सोनी जी? अरे भागवत जी ने खुद कहा जन कल्चर था वहां पे 10 साल पहले, जन कल्चर बना के रखा हमने 10 साल से पहले, और हमने शांति व्यवस्था बना के रखी है। भागवत जी ने कहा जिनके विरुद्ध हम चर्चा कर रहे हैं, पिछले 1 साल से फिर से डिस्टर्बिंग हुई है। कुछ एलिमेंट्स वहां पे जहाँ है, वहां पे आपका हाथ है, कांग्रेस का हाथ है, सपा का हाथ है, सरकार को परेशान करने के लिए कौन जानता है? अभी जांचें चल रही है, जिसका हाथ होगा वो निकल के आएगा। उसके बाद देश की सेना में बहुत ताकत है, वो खत्म कर देंगे। लेकिन अवधेश जी ने जो कहा कि चर्चा करिए, मैं आप दोनों से, सुनी जी से, अवधेश जी से, दोनों से आप कहता हूं,
हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हर समस्या पे प्रतिपक्ष से सुझाव मांगते हैं, कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगते हैं। इस पर आपका सुझाव क्या है? आप सुझाव देंगे या आपके नेता सुझाव दे सकते हैं? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा करने को तैयार हो, सुझाव दीजिए, सुझाव पे हम चर्चा करेंगे। अगर उस पर हमें सहमति बनेगी, उस पर कार्रवाई भी करेंगे, काम भी करेंगे। हम तो सब कुछ अच्छा, आपने खुद काम 370 हटाना चाहते थे, हमारे लोग उस पर बात करते थे, ठीक है। 370 पे आपने कोई कदम नहीं उठा पाया। उसके लिए क्षमता होनी चाहिए। आप डरते रहे कि हमारे वोटर ना कर जाए, हमारी नीरज जी, सरकार ना गिर जाए। 10 सेकंड में लेकिन हमने काम किया। 10 सेकंड में आपसे एक कमेंट चाहती हूँ कि देखिए, अब मोहन भागवत जी का जो बयान है वो हम साइट करते हैं, अब मणिपुर की समस्या को सबसे मेन लाइन पे लाते हैं। अब इस पर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हमने उसको वैसे भी हमारे ध्यान में है, क्योंकि अभी सरकार बनी है। अभी सरकार ने सारे मंत्रियों ने शपथ ली है, कैबिनेट ने शपथ करने के बाद जिसके बाद जो विभाग उस हिसाब से काम किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी अपने हिसाब से काम करेंगे, कमेटी गठित की जाएगी और इस समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया जाएगा, चाहे हमें जो करना पड़े। अवनीश जी, इस पूरे मामले पर विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? एक कमेंट 10 सेकंड में। विपक्ष जिस तरीके से एक साल से जो है लगातार सरकार का ध्यान मणिपुर के लिए आकर्षित करता रहा है कि कोई कदम उठाएं। अभी जैसे नीरज जी ने कहा कि उस सदन में हल्ला मचा के भाग जाते हैं, इनको सदन की कार्रवाई के बारे में पता नहीं। विपक्ष पहले सदन को नोटिस देता है, वो नोटिस जब स्वीकार हुई तो विपक्ष खड़ा होता है कि हमारी नोटिस स्वीकार की जाए, इस पर चर्चा कराई जाए। हल्ला नहीं मचाया जाता, पहले नोटिस दी जाती, पहले पता होना चाहिए कि सदन में पहले नोटिस भेजी जाती है। सरकार फिर विपक्ष का जो काम है, आपकी विपक्ष बहुत मजबूत है, आपकी विपक्ष बहुत ताकतवर है और सरकार आपकी मणिपुर की शांति बहाली को रोक नहीं पाएगी। आपकी मणिपुर की शांति बहाली के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे और विपक्ष ये कदम उठवा के रहेगा। जिस दिन पहला सदन होगा उस दिन सबसे पहला काम मणिपुर पे ही देखिएगा, चर्चा हो। अवधेश जी, एक कमेंट। देखिए, अभी जैसे नीरज जी ने कहा, हमें याद है कि जब हाउस चल रहा था तो प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में मणिपुर का नाम भी उन्होंने नहीं लिया, पूरा भाषण उनका खत्म हो गया, जिस पर विपक्ष सदन का बहिर्गमन भी किया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो देश की समस्या है उस पर इस देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को स्वयं भी पूरे दुनिया का नेता बनना चाहते हैं, कम से कम उस पर गंभीरता से विचार करें और देश को किसी भी कोने में अगर आग लगी है तो उसको शांत करने का काम करें। बिल्कुल, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, इस पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उस पर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने मणिपुर को इसका मुख्य केंद्र रखा। उन्होंने कहा मणिपुर पर ध्यान देने की जरूरत है, वहां की जो स्थितियां हैं वे बेहद विकराल है और इस पर आपसी समन्वय बिठा करके ही चर्चा की जा सकती है और हर वक्त हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, आपसी बातचीत से भी चीजें हल हो सकती हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये सब कुछ एक परसेप्शन बनाने के लिए किया जा रहा है, लोगों को अपने मेन मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा रहा है। कोई फूट नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ एक तरीका है आरएसएस का। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमारे भीतरघात कुछ नहीं चल रहा है, आरएसएस और बीजेपी एक है और एक ही रहेगी। फिलहाल आईना में इतना ही। बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ।